हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ क्लास 12 की अंचार भाग 2 के जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाओजाड़ू सभ्यता। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं इन तीनों चैप्टर्स के, वो मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो हम हमारा जो क्वेश्चन आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें है कि यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। अब देखिए, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो इसको आपको पता चले कि कौन सी चैप्टर से है, सूरदास की झोपड़ी की। जो उसकी ये जो फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाएं, उसकी इच्छाएं थी, ये उसकी राख थी। तो इस संदर्भ में हमें विवेचना करनी है, हमें इसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो अब हम देखेंगे हमारा आंसर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपको दे रखा है कि सूरदास एक अंधा भिखारी था, उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। अब देखिए, जो सूरदास था वो एक तो अंधा था, ऊपर से जो उसकी संपत्ति थी वो बहुत कम थी। उसकी संपत्ति में एक छोटी सी झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर की जो जमा की गई पूंजी थी, यही सब उसके जीवन का एक आधार था। जो उसकी झोपड़ी थी या उसका छोटा सा जो जमीन था या उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे, उसके लिए वही उसके जीवन का आधार था। अब इसके सेकंड पॉइंट में है कि उस जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गाँव के जानवर चला करते थे, सूरदास उसी में प्रसन्न था। अब जो जमीन है वो उसके किसी काम की नहीं थी, लेकिन जो जानवर वगैरह थे गांव के, वो वहीं पर जाके चरा करते थे। जो तो सूरदास उसी चीज में प्रसन्न रहता था, उसको अपने लिए कुछ नहीं देखना था, लेकिन जो जानवर वगैरह थे वहां जाया करते थे, तो सूरदास को वो अच्छा लगता था। थर्ड देखेंगे कि जो झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। तो जो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर को आपने पढ़ा, तो इसमें जो हम देखेंगे कि जो सूरदास है उसके जो दृढ़ निश्चय होने का स्वभाव है, हमें वो पता चलता है कि उसमें एक ऐसी भी बात कही गई है कि ये कितनी बार जलाएंगे हमारी झोपड़ी को, ये जितनी बार जलाएंगे हम उतनी बार दोबारा बना लेंगे। तो इससे तो ये जो झोपड़ी जल गई उससे उसको कोई वो नहीं था, दुख नहीं था, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ये कहा कि अगर ये जल चुकी है तो इसको हम दोबारा बना सकते हैं। लेकिन उसने जीवन भर जो जमा किया था, जो पूंजी उसने वहां पे रखी थी, वो भी सारी की सारी खत्म हो गई। उसको इस बात का दुख हो रहा था कि अब उस जमा पूंजी को इतनी जल्दी लाना संभव नहीं है। उसने जो जमा किया था उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, अभिलाषाएं थी, जिसको वो पूरा करना चाहता था, लेकिन वो जमा पूंजी उसके हाथों से चली गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें 500 रुपए थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह उस जो उसने जमा पूंजी की थी या जो पैसे इकट्ठे किए थे, उसमें उसके 500 रुपए थे, जिससे वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता था, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। अब जो सूरदास है, जो उसने पैसे जमा किए थे, वो भी उसने अपने लिए नहीं किए थे। उसने जो भी किया था अपने गांव वालों के लिए किया था, अपने बेटे के लिए किया था, और जो उसके जो पितरों थे, जो पूर्वज वगैरह थे, उनके पिंड दान के लिए उसने वो पैसे इकट्ठे किए थे, अपने किसी काम के लिए नहीं किए थे। नेक्स्ट है कि जो झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकेगी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। अब देखिए, इस लाइन में हमारा पूरा आंसर बन गया है कि वो झोपड़ी के साथ ही झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से, मतलब कि अब उसका जो पैसा है, उसे नहीं पता कि वो पैसा ऑलरेडी कोई और ले जा चुका है, लेकिन उसका मानना तो यही है, उसको यही लग रहा है कि जो पैसे थे वो साथ ही में जो झोपड़ी के जल चुके हैं। तो वो जो भी अभिलाषा, इच्छा थी, जो भी वो इच्छा पूरी करना चाहता था उन पैसों के जरिए, अब वो पैसे उसके हाथों से चले गए हैं। तो इसमें इस लाइन में यही है कि ये जो आग लगी है वो उसकी झोपड़ी की फूस में आग नहीं लगी, बल्कि उसकी जो अभिलाषाएं थी, उसकी जो इच्छा थी, उसमें आग लग गई। अब वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं रहा, बस दुख और पछतावा था। अब उसकी झोपड़ी जल गई तो उसके साथ ही उसकी जितनी भी अभिलाषाएं थी वो भी जल गई, उसके जो पैसे थे वो भी जल गए, जिस वजह से जो है अब उसके पास दुख और पछतावा के सिवा और कुछ नहीं बचा है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें यही बता रखा है कि जो यह फूस की राख नहीं, उसकी अभिलाषाओं की राख है। मतलब उसकी झोपड़ी तो जली, लेकिन जो उसमें राख बची हुई, जो राख निकली, वो उस झोपड़ी के फूस की नहीं थी, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की थी, उसकी इच्छाओं की थी। तो इस क्वेश्चन में हमें यही एक्सप्लेन करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन में सूरदास की मनोदशा का वर्णन करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जैसे सूरदास उठ खड़ा हुआ विजय गर्व की तरंग में, राख के ढेर में, मतलब कि जो उसकी झोपड़ी की राख थी उसमें भी जो सूरदास है वो विजय के तरंग में उठ खड़ा हो गया। मतलब वो एक जीत की जो भावना थी उसके अंदर उत्पन्न हो गई। तो हमें इस कथन का जो
इस वाली लाइन में उसकी मनोदशा बतानी है कि वो किस मनोदशा से ये जो कार्य है वो कर रहा है। तो हम आंसर देखेंगे। इसमें फर्स्ट है कि जो सूरदास से अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था, उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा है। पहले जो सूरदास था वो अपने जो जीवन है उससे निराश हो चुका था। उसका मानना यही था कि जो उसके रुपए चोरी हो गए हैं, जिस वजह से उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट है कि उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि जैसी निराशा के भाव उसे नहला रहे थे। अब उसको परेशानी हो रही थी कि जो पैसे थे वो खो चुके हैं, अपने आप पे ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था कि पैसे खो गए हैं, उसकी अभिलाषाएं, इच्छाएं जो थी अब वो पूरी नहीं हो सकती। अब अचानक घीसू द्वारा मिठिया को यह कहते सुना कि खेल में रोते हो। इस कथनों की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी और निराश सूरदास जैसे जी उठा। अब यहाँ पे जो घीसू है उसने घीसू द्वारा मिठुआ को ये कहते सुना कि खेल में रोते हो, मतलब कि जो ये सब हो रहा है उसमें आप रो रहे हो। तो जब ये कथन जो सूरदास ने सुना तो उसकी जो मनोदशा थी, उसकी जो स्थिति थी, जो निराशा की स्थिति थी, ग्लानि की स्थिति थी या दुख की स्थिति थी, वो तुरंत ही ठीक हो गई। एक चमत्कारी परिवर्तन हो गया और मानो कि जैसे सूरदास दोबारा से जी उठा हो। घीसू के इस कथन से सूरदास को यह एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। अब जैसे ही उसने घीसू की बात सुनी कि खेल में आप रो रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, खेल में तो हार जीत होता ही रहता है। अगर कोई जीत रहा है तो कोई हारेगा ही, और कोई हार रहा है तो कोई जीतेगा ही। तो जब सूरदास ने इस बात को सुना और इसे समझा तो उसे पता चला कि जो जीवन है उसमें तो संघर्ष ही है, लेकिन अगर हम हार मान जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए उसके मन में ऐसे विचार आए कि जो चोट है या धक्का है उससे इंसानों को डरना नहीं चाहिए, ये भी जीवन का एक संघर्ष ही है, हमें इस संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। अब नेक्स्ट में हमें बता रखा है जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। घीसू के बचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, वह किस लिए रो रहा है। मतलब आप देखेंगे कि जो घीसू है वो उसको समझा रहा है कि जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है तो उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब देखिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है और हम एकदम से ही हार मान लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉब्लम्स हम पे और ज़्यादा भारी पड़ने लग जाएगी। तो हमें जो जीवन के दुख है उससे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो घीसू जो सूरदास है उसको यही समझा रहा है कि खेल में तो बच्चे भी नहीं रोते हैं, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो। नेक्स्ट लाइन में है कि बस जैसे वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हुआ, अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग से जैसे उसे प्राण डाल दिए हो, और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों में उड़ाने लगा। अब इसमें आप देखेंगे कि जब घीसू है उसने उसको समझाया कि खेल में हार जीत होती रहती है, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। घीसू की बात सुनने के बाद मानो कि जो सूरदास है उसने अपने दुख पर प्राप्त विजय की तरंग जैसे उसमें प्राण डाल दिए हो। अब जब उसने घीसू की बात सुनी तो उसके बाद मानो कि उसके अंदर एक जो विजय के प्राण हो दोबारा से जागृत हो चुके हो, और वो प्रसन्नता से दोनों हाथों से जो राख है उसको उड़ाने लगता है। तो यहाँ उसकी मनोस्थिति का पता चलता है इस लाइन से कि जब वो दोनों हाथों से राख उड़ा रहा है तो इसका यही है कि उसकी मनोदशा उस टाइम प्रसन्नता की है, क्योंकि वो समझ चुका है कि जीवन में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है, लेकिन मनुष्य को उसका डटकर सामना करना ही पड़ता है, तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। तो जो उसकी स्थिति उस टाइम थी वो प्रसन्नता की स्थिति थी। एंड में कि यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसमें हार का मुंह तो देखना, परंतु जो हार नहीं बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल देता है। आप देखेंगे कि इसमें एक हमें सूरदास की जो चारित्रिक विशेषता है उसके बारे में बताया गया है कि जो उसकी मनोदशा उस टाइम थी उसमें ऐसा है कि व्यक्ति ने हार का मुंह तो देखा है, लेकिन वो हार के बाद भी उस हार को जीत में बदलने का प्रयास कर रहा है। तो लास्ट वाली लाइन में हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है। अब इस क्वेश्चन में आपने पूरा देखा कि पहले तो जो सूरदास था वो दुखी था, उसकी मनोस्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी, खराब हो रखी थी, लेकिन जब घीसू ने उसे समझाया कि संघर्ष वगैरह जीवन में आना जाना ही है, तो इसमें हमें हार नहीं माननी चाहिए, तो उसके बाद जो सूरदास है उसको समझ में आ गया, और उसके बाद जो उसकी मनोस्थिति थी वो इस प्रकार की हो गई कि उसने हार का मुँह तो देखा लेकिन उसके बाद भी उस हार को जीत में बदलने का प्रयत्न किया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है कि जो भैरव है उसने सूरदास की झोपड़ी को क्यों जलाया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी बदला लेने के लिए जलाई। उसके कई कारण थे। अब जो भैरव है वो सूरदास से बदला लेना चाहता था, जिसके बहुत सारे कारण थे। तो फर्स्ट है सुभागी को शरण देने के कारण। अब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा जो सुभागी है, जो भैरव है उसका पति, वो उसको बहुत परेशान करता था, जिस वजह से जो सुभागी है उसने
सूरदास के यहाँ शरण ले लिया था। तो जो भैरव है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से उसने बदला लेने के लिए जो सूरदास की झोपड़ी है उसमें आग लगा दी। अब हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं कि जो भैरव है अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था। एक दिन भैरव की मार से बचकर वह सूरदास की शरण में आई। सूरदास ने उसे शरण देकर भैरव की मार से बचाया, जिससे भैरव की जग हंसाई हुई। अब भैरव को इस बात का बुरा लगा कि मेरी पत्नी भागकर कहीं और चली गई है और पूरे समाज में भी उसकी इसलिए जग हंसाई हुई थी। तो जो भैरव है उसके मन में सूरदास के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी, जिस वजह से उसने सूरदास की झोपड़ी को सूरदास की झोपड़ी को जला दिया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण, मतलब कि अब जो भैरव है उसके मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या की भावना भी थी। अब ये पॉइंट तो एक अलग ही था कि जो उसकी बीवी ने वहाँ शरण लिया, पर जो भैरव है उसके अंदर पहले से भी जो सूरदास के प्रति ईर्ष्या की भावना थी। इसमें आप देखेंगे कि सुभागी के द्वारा बार बार पति की मार से बचने हेतु सूरदास के घर में जाकर छिप जाना व सूरदास के द्वारा बीच बचाकर सुभागी को भैरव से बचाना भैरव के मन में ईर्ष्या भाव जगा देता था और वो सूरदास से बदला लेना चाहता था। तो जो सुभागी है वो सूरदास को अपना भाई समझ के उसके पास जाती थी, तो जो सूरदास है वो भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता था। तो जो भैरव है उसको इस बात से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, उसको ईर्ष्या महसूस होती थी, जो कि जिस वजह से उसने जो सूरदास की झोपड़ी है उसको जलाया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना करनी है। अब ये वाली लाइन जो आप देखेंगे ना, बहुत बार जो एज इट इज क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। तो आपको जो ये क्वेश्चन है अच्छे से इसको ध्यान लगा के देखना है, पढ़ना है। इसमें जो हमारा जो सूरदास है उसकी चारित्रिक विशेषता ही बतानी है। उसने बोला है कि अगर ये हमारी जो झोपड़ी है उसको बार बार जलाएंगे तो हम इसको 100 लाख बार मनाएंगे। मतलब अब इससे हमें क्या पता चलता है, एक पॉइंट तो आप बता सकते हैं कि जो सूरदास है वो दृढ़ निश्चयी है, उसके अंदर आत्मविश्वास है और ये कभी ना हार मानने वाली जो सोच है उसके मन में उत्पन्न हुई है। तो हम इसके जो देखेंगे पॉइंट, फर्स्ट है कि हार न मानने की प्रवृत्ति। अब आपका फर्स्ट पॉइंट यही है कि अब इस लाइन से पता चल रहा है कि अगर वो बार बार हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेंगे, हमारी झोपड़ी जलाएंगे, तो हम उसको बार बार मनाएंगे लेकिन हम उसका कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो इसमें यही कि सूरदास के जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार न मानना, पुनः परिश्रम करने के लिए तैयार रहना, ये उसकी हार न मानने की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका कि कर्मशील या मेहनती। अब जो सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है, अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने से नहीं कतराता। अब सूरदास के साथ इतना मुश्किल दौर चला, उसकी झोपड़ी जल गई, उसके पैसे जो थे वो खो गए, उसकी जो अभिलाषा इच्छा थी वो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो सूरदास है वो मेहनत करने से कभी नहीं कतराया। नेक्स्ट है प्रतिशोध की भावना से मुक्त। अब देखिए जो सूरदास है वो किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता था और वो जो है भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं सोचता था। अब उसको पता चल गया था एंड में कि जो भैरव है उसी ने उसके यहाँ पे आग लगाई है, पर उसके बाद भी उसके अंदर प्रतिशोध की कोई भावना नहीं थी, वो किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता था। नेक्स्ट निर्णय लेने की क्षमता, मतलब जो डिसीजन वगैरह है उसको लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता था, वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता था। झोपड़ी जलने पर उसने यही किया था, मतलब वो तुरंत ही जो निर्णय होता था, कुछ सकारात्मक निर्णय, कुछ भी अच्छा डिसीजन होता था, वो तुरंत ही प्रॉब्लम्स के लिए ले लिया करता था ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हावी ना हो। ऐसा ही उसने अपने जो झोपड़ी जलने के टाइम पर किया था। अब नेक्स्ट है परोपकारी। कोमल हृदय का है जिसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी सुभागी को शरण दिया। अब उसको पता था कि भैरव किस तरीके का इंसान है, लेकिन उसके बाद भी जब उसने सुभागी को खतरे में देखा या उसको परेशान देखा तो उसके बाद उसने उसको शरण दिया, निर्णय का परिणाम का पता होने के बाद भी। अंत में सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता था। मतलब अंत में भी उसे ऐसा ही लगा कि उसने उसको शरण दी है, लेकिन उसके बाद भी उसको इस बात का पछतावा होता था कि उसी की वजह से जो सुभागी है वो बेघर हो चुकी है। तो मतलब आप देखेंगे कि जो सूरदास है उसके अंदर बहुत सारी चारित्रिक विशेषताएं हैं, जैसे वो कभी हार नहीं मानता था, उसका स्वभाव बहुत परोपकारी था, वो निर्णय लेने में बहुत अच्छा था और वो द्वेष की भावना नहीं रखता था। तो आपको यही सारे पॉइंट्स जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर देने हैं अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि लेखक ने किस आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। अब ये आपका आ गया है विस्कोहर की माटी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर कि लेखक ने किन आधारों पर जो है उनकी माँ की तुलना एक बतख से की है। तो लेखक ने हमारे सामने जो कुछ पक्ष है वो सामने रखे कि वो किस लिए उन्होंने जो बतख की तुलना है वो एक जो माँ है उससे की है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है खतरों से बचाना। जिस प्रकार बतख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाकर रखता है,
उसी प्रकार जो मानव माँ भी है अपने बच्चों की ढाल, यहाँ पर होगा ढाल बनकर, वो मिसप्रिंटिंग हो गया है, जो ढाल बनकर जो दुनिया की जो खतरे होते हैं उनसे बचाती है। अब देखेंगे उन्होंने जो बतख की तुलना की है जो हमारी मानव माता है उनसे, तो उसके उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ही बताए कि ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही है कि जैसे बतख है वो पूरे समय अपने अंडों की रक्षा करती है, वैसी जो मानव माँ है वो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर सामने खड़ी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में सतर्कता और कोमलता से देखरेख। जैसे बतख माँ अपने पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंख के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार मानव माँ भी अपने बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान ना हो। तो एक पॉइंट ये है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी जो मम्मी वगैरह हमें मारती भी है तो बाद में बहुत सारा प्यार भी करती है, लेकिन वो हमें मारती भी इस तरीके से कि हमें उसी टाइम जो दर्द हो वो हो, कोई बड़ा दर्द नहीं देती हैं। तो जैसे हमारी जो बतख माँ होती है वो अपने अंडों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से जो हमारी मानव माँ होती है वो हमें हमारे किस अच्छे के लिए हमें मारती है, नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में है कि आने वाले खतरों को भांपना। जो बतख माँ की निगाहें सदैव कौवे की ताक पर रहती है। अब जो बतख माँ है उसके वो हमेशा रेडी रहती है कि कोई भी पक्षी उसके अंडे को नुकसान ना पहुंचाए, खास करके जो कौवा है वो। ऐसे जो मानव माँ है वो मानव माँ भी अपने बच्चों पर आने वाले संभावित खतरों को भांप लेती है। तो जो माँ होती है, हमारी मानव माँ होती है, वो भी पहले से ही समझ जाती है कि उनके बच्चों पर कोई खतरा होने वाला है। तो यही सारे कारण थे, यही 3 कारण है जिसकी वजह से जो लेखक है उन्होंने जो मानव माँ है उनकी तुलना एक बतख माँ से की है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यताओं का वर्णन कीजिए। इसमें है कि जो लेखक है उसका प्रकृति से गहरा लगाव है, उसे प्रकृति के लिए कई दृश्य अनुभव एवं हृदयग्रामी लगते हैं। प्रकृति उनके लिए सौंदर्य के लिए पर्याप्त थी, या सौंदर्य का पर्याप्त थी, मतलब वो प्रकृति जो है वो सौंदर्य के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त है लेखक के लिए। अब नेक्स्ट में है कि लेखक की दृष्टि में नारी, लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई थी। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। मतलब जिस प्रकार से जो लेखक को जो प्रकृति है वो पूरी तरीके से सौंदर्य युक्त लगती है, वैसे जो लेखक ने एक रूपवती नारी को देखा तो वो भी जो है सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। मतलब वो एक तरीके से उनको पूरी प्रकृति का एहसास करवा रही थी, वो रूपमती जो महिला थी या नारी थी। एंड थर्ड में है कि प्रकृति और नारी में समानता, सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर उसके समक्ष आ गई हो। अब उसने जब रूपवती को देखा जो लेखक थे तो उनको ऐसा लगा कि मानो जो प्रकृति है वो सजीव होकर एक नारी के रूप में उनके सामने आ गई है। प्रकृति के समस्त दृश्य में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि में उसने नारी के सौंदर्य का आभास होता था। मतलब उन्होंने प्रकृति की तुलना और नारी की तुलना की है कि किस तरीके से नारी में वो सभी चीजें हैं जो प्रकृति में पाई जाती है और उसको सुंदर बनाती है। तो उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि जूही की लता है, चांदनी की छटा है, फूलों की खुशबू और जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्य की चीजें हैं उनको उस एक नारी में सब कुछ नजर आ रही है। अब सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एकाकार होते हुए दिखी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्रकृति और नारी है वो एक ही जैसी है, एक ही प्रकार की है। तो लेखक ने इसमें हमें जो लेखक की प्रकृति है और नारी और सौंदर्य है उसके बारे में हमें बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ के बच्चों के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। हमें इस पर टिप्पणी करनी है इस क्वेश्चन पे। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट है बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। इसमें ऐसे बताया कि जब बच्चा कोख में होता है तो उसी टाइम जो संबंध, एक माँ से जो संबंध जुड़ाव होता है वो बच्चे के साथ हो जाता है। अब इसमें नेक्स्ट है जब वह जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। अब देखते हैं जो छोटा बॉर्न बेबी होता है उसको हम 6 महीने तक जो मम्मा का दूध होता है वही पिलाते हैं। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चों के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। जैसे और नेक्स्ट है कि इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। अब देखिए जो बच्चा है वो छोटा है तो उस टाइम उसके लिए जो मम्मा होती है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ खेलेगा, उन्हीं की बात मानेगा। तो जिस वजह से जो माँ है और बच्चा है उसका एक अलग ही जो जुड़ाव होता है वो इन समय में बन जाता है। नेक्स्ट में है कि वो जो बच्चा है वो माँ के साथ ही सोता है, हंसता है, खेलता है, खाता पीता और बड़ा होता है। तो वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है।
बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता है और पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। अब जो माँ इतने प्यार से उसको ट्रीट करती है, जब वो उसको दूध पिलाती है, तो जो बच्चा है वो उसकी गर्माहट को महसूस करता है। नेक्स्ट में है कि वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की जो सार्थकता है उसको पूर्ण करता है। तो लास्ट पॉइंट में यही कि जो बच्चा है वो माँ का दूध पीकर जो पोषण वगैरह है उसको ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो बताना था कि जो बच्चे का दूध पीना, माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, तो इसमें हमें जो माँ और बच्चे का जो संबंध बनता है उस एक चीज़ से हमें वो बताना था इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका ये क्वेश्चन है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित है? तो इसमें आप देखेंगे जो आप बिस्कोहर की माटी है उसमें लेखक ने हमें गांव की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया। उसमें से उन्होंने हमें एक ये बात भी बताई है कि जो गांव में गर्मी होती है तो वहाँ लू से बचने के लिए जो लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को अपनाते हैं। तो हमें जो पाठ में हमें लेखक ने बताया है, हमें वो बताना है, और एंड में क्या हम उन चीज़ों को जानते हैं या नहीं जानते वो हमें बताना है। तो इसमें फर्स्ट है कि धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। सेकंड है, लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। और थर्ड है, कच्चे आम को भूना जाता था, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था, उससे शरीर पर लगाया जाता था तथा उससे नहाया भी जाता था। और फोर्थ है कि जो कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता था। और जो ये है इसमें ये सारे हमें लेखक ने बताया है कि किस तरीके से जो धोती और कमीज होती थी उस पर वो प्याज बांध दिया करते थे। लू से बचने के लिए जो कच्चे आम का पन्ना होता है उसको पिया करते थे ये लोग, या कच्चे आम को भूनकर और गुड़ और चीनी के साथ शरबत बनाकर उसको पिया जाता था, या उसे शरीर पर लगाया जाता था, या उससे नहाया जाता था। और कच्चे आम को भूनकर वो उससे सिर भी धोया करते थे। अब यहाँ ये है कि हम केवल प्याज और प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले से उपाय से परिचित है। अब यहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपने अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट और सुना है तो आप वो एग्जाम में बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा हुआ है आप वही दो। अगर आपने इनमें से इन चारों में से कोई भी देखा है, सुना है, उसके बारे में कभी जाना है तो आप वो दे सकते हैं पॉइंट। यहाँ पर यही है कि हमने ज़्यादातर जो सुना है वो आम का पन्ना पीने वाला सुना है, और जो प्याज वाला है हमने ये पॉइंट जो है सुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें है कि जो धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका बतानी है। अब ये आपका जो लास्ट चैप्टर है अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता, उसमें से क्वेश्चन आ गया है कि जो धरती का वातावरण है गर्म क्यों हो रहा है। तो हमें बताना है कि जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अलग बदलता जा रहा है। यहाँ पे जो गर्मी है वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस गर्म होने के कारण जो यूरोप और अमेरिका है उनकी भूमिका बतानी है कि वो क्या भूमिका निभा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर है कि वातावरण के गर्म होने के कारण आज औद्योगिकी विकास के चलते हम जो उद्योग धंधों कल कारखाने लगा रहे हैं उसमें जो वातावरण को गर्म करने वाली गैसें हैं। अब देखिए जगह जगह है यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्थापित कर दी जा रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित कर दी जा रही है। अब वहाँ मशीनों का प्रयोग होता है, मशीनों के प्रयोग से इतनी धुआं निकलता है, इतनी गंदगी निकलती है, और वो सारी गंदगी कहाँ जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में, और जिस वजह से जो हमारा वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है, और दूषित होने के कारण इसका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो बढ़ता जा रहा है। तो यह गैसें जो है वो वातावरण के तापमान को कई डिग्री बढ़ा रही है। अब इसमें जो फर्स्ट है कि यूरोप और अमेरिका की भूमिका। अब यह है कि जो हानिकारक गैसें सबसे ज़्यादा ये अमेरिका और यूरोप जैसे देश है वहाँ से निकलती है। अब देखेंगे यूरोप और अमेरिका जैसे जो विकसित देश है उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं, अब यहाँ पर है कि इन देशों में लगे उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों से वातावरण सर्वाधिक दूषित हो रहा है। अब ये जो भी उद्योग लगाते हैं उसमें से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो वातावरण को हद से ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, और जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो वातावरण के गर्म होने से हानियाँ, इन जो गैसें द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, और मौसम का चक्र बिगड़ रहा है तथा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। अब देखिए जो हानिकारक गैसें हैं या नॉर्मल लाइफ में भी फेस करते होंगे या देखते होंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। आप न्यूज़ में सुनते होंगे जो बर्फ़ वगैरह है, ओशंस है, वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो जिस वजह से जो आगे है जो खतरों की संभावना है वो बढ़ती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जो बर्फ़ वगैरह है पिघल रही है, जिससे कि हो सकता है कि जो ओशन का पानी वो बढ़ जाए और बाढ़ की स्थिति आ जाए। तो ये जो गैसें निकल रही है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी जो आम जिंदगी है उस पर पड़ रहा है। और इसका जो सर्वाधिक जो
इसको करने का जो हम वो देंगे, श्रेय देंगे, वो जो यूरोप और अमेरिका जैसे देश है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। अब देखेंगे कि हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं आज फैक्ट्री वगैरह में, आप देखेंगे कोई भी काम होगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हम बिना किसी सफाई के साथ ही में उसको, जो नदी वगैरह होगी या पानी का जो स्रोत होगा, हम वहाँ बहा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो जो नलियाँ या जो नदियाँ है वो एक तरीके से नालियों का रूप लेती जा रही है और वो जो जलीय जीव है उनके लिए हानिकारक हो रहा है। ये बहुत सारे जो पानी के स्रोत है जहाँ से पीने का पानी आता है, वो जो स्रोत है वो भी दूषित हो रहे हैं। तो हमें इसमें ये बताना है कि आज की सभ्यता जो है किस प्रकार से जो नदी है उसको गंदा करती जा रही है, उसको दूषित बनाती जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं। अब देखिए पहले के टाइम पे आप देखेंगे कि जो जितनी भी नदियाँ हैं उनको पूजा जाता था, उनको वैसे अभी भी बहुत सारी नदी है लेकिन आप देखेंगे वहाँ इतनी गंदगी होती है, इतना ज़्यादा उसका आसपास का जो एरिया होता है दूषित होता है। और पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पूरी सफाई रखी जाती थी नदियों के आसपास, जो पीने का पानी होता था उसके आसपास। लेकिन आजकल जो भी गंदा पदार्थ हम देखेंगे तो हमारी सबसे ज़्यादा जो गंदगी निकलेगी वो नदियों के अंदर से ही निकलती है। तो यहाँ पे बताया गया है और इसमें से इसको हम कई रूपों से दूषित करते हैं। फर्स्ट जो है कूड़ा कचरा फेंक कर। अब जो नदियाँ हैं हम उसको किस प्रकार से दूषित करते हैं, हमें उसके पॉइंट्स बताने हैं। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट है कि कूड़ा कचरा फेंक कर। लोगों द्वारा हम अपने घर का जो कूड़ा कचरा होता है इन नदियों में फेंक देते हैं या बहा देते हैं, जिससे पूर्णतः बाहर ले जाने में जो नदी होती है वो असमर्थ होती है। तो जो बहुत सारी जो कूड़ा कचरा होता है वो वहीं पर एकत्रित हो जाता है और जिस वजह से जो पानी होता है वहाँ पे जम जाता है और दूषित होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट में है पूजा सामग्री बहाकर। अब देखेंगे हिंदू सभ्यता के अनुसार जो पूजा सामग्री को पवित्र मान लिया जाता है तो हम उसको हम नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण जो नदियाँ होती है वो दूषित हो जाती है। और थर्ड है कि कारखानों का रासायनिक पदार्थ। अब जो कारखानों का रासायनिक पदार्थ होता है हम उसको जितना भी निकलता है उसमें से जो वेस्ट पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, हम नदियों में बहा देते हैं, जिससे जो नदियों का पानी होता है वो जहरीला हो जाता है। वो सिर्फ हम मानवों के लिए नहीं, जो जीव जंतु हो रहे हैं जो नदियों में रहते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट है नदियों का निरंतर रखरखाव न करना। अब देखेंगे कि जो नदियाँ हैं उनका हम निरंतर रखरखाव नहीं किया जाता है। हम एक तो जो हम आम जनता है वो हम खुद उसको दूषित करते हैं लेकिन हम उसकी देखभाल उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से जो नदियाँ है वो दूषित हो रही है। तो इसमें यह है कि नदियों के प्रति जो लापरवाही के कारण इसकी नियमित सफाई ना वो रखरखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे जो है नदी है उसमें गंदे पानी का रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम जब उसका ध्यान नहीं देंगे, उसमें जो गंदगी होगी उसको हटाएंगे नहीं, वो गंदगी वहीं पर रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो पानी है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और जो पानी होगा वो धीरे धीरे गंदगी का रूप ले लेगा और जो हमारी जो लापरवाही है उसकी वजह से जो नदी है वो नालियों का रूप ले लेगी। तो आप देखेंगे कि ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसको तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहो कि हम नदियों को किस प्रकार दूषित करते हैं। आजकल के लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, जानते हैं इन सब चीज़ों को कि हम किस तरीके से अपने ही लिए एक खाई खोद रहे हैं कि आगे चलकर हम उसमें गिर सकते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि विकास की औद्योगिकी सभ्यता उजाड़ की असभ्यता है। खा उजाड़ू सभ्यता के संदर्भ में लिखना है कि अब इसमें हमें बताना है जो विकास है, जो औद्योगिकी जो सभ्यता है वो ना उजाड़ की अपसभ्यता है। अब देखेंगे उजाड़ की अपसभ्यता से मतलब है कि जो औद्योगिकीकरण है उसके कारण बहुत सारी जो जगह है वहाँ पर वो उजाड़ बनती जा रही है। हम बड़े बड़े उद्योग तो स्थापित कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर जो चीज़ पहले से स्थायी रूप से थी हम उसको हटाते जा रहे हैं। तो हमें ये जो खा उजाड़ू सभ्यता है उसके संदर्भ में जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है उस पर प्रकाश डालना है। तो हम इसका आंसर देखेंगे कि जो मनुष्य है सदैव ही अपने विकास के लिए अनेक कार्य करता है। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से अनेक आविष्कार किए हैं, उनकी ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जो हमारे लिए सोचना भी संभव नहीं था। अब यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य ने ऐसी जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण कर लिया है, जो विज्ञान है उन्होंने कर लिया है कि वो हमारी आम लोगों की सोच से भी परे हैं। अब नेक्स्ट में कि जो मनुष्य ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी कल्पना को साकार किया है उसने ही औद्योगिकी सभ्यता को जन्म दिया। अब जो हम मनुष्य हैं उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बल दिया और जो उनकी कल्पना थी उनको रियलिटी में परिवर्तित कर लिया और उन लोगों ने ही जो हमारी औद्योगिकी सभ्यता है उसको उत्पन्न किया है। इसमें जहाँ एक और हमें प्रकृति व उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जाता है। अब देखिए अब ये औद्योगिकरण है वो एक विकास का रास्ता है। हम औद्योगिकरण को अपना रहे हैं तो हम विकास कर रहे हैं, हम विकसित देश बन रहे हैं, हम विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हैं। वो तो जो औद्योगिकरण है वो एक तरीके से एक अच्छा माध्यम भी है विकास के और से चलने का, उसकी तरफ अग्रसर होने का। वहीं दूसरी तरफ जो पर्यावरण है
उसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखेंगे कि हम उद्योग स्थापित करने के लिए जो हमारे पेड़ वगैरह हैं, हमारे जंगल वगैरह, हम उसको काट रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है उसका बहुत ज़्यादा जो है हानि हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि औद्योगिकीकरण सभ्यता ने प्रकृति की जीवन शैली को आघात पहुंचाया है। इस आघात से उत्पन्न घाव से उभरने के लिए मनुष्य को शायद ही प्रकृति द्वारा समय दिया जाएगा। अब औद्योगिकीकरण के कारण हम जो है जितनी भी प्रकृति जीवन शैली है हम उसका नाश करते जा रहे हैं। हम देखेंगे हम बस बिल्डिंगें स्थापित करते जा रहे हैं, जगह जगह पे हम बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्थायी रूप से था हम उसको विस्थापित करते जा रहे हैं। नेक्स्ट में कि जो प्रकृति के बिना पृथ्वी में रहने की कल्पना करना ही पूरे शरीर में सिहरन भर देता है। प्रकृति भगवान द्वारा दी गई बहुमूल्य भेंट है। प्रकृति मनुष्य को सदैव देती रहती है और हम याचक की तरह उसे समक्ष भिक्षा कर पात्र में लेकर खड़े रहते हैं। अब देखिए जो प्रकृति है, आप देखेंगे कि भगवान की एक सुंदर संरचना है। हम अगर प्राकृतिक दृश्य को देखें, हम जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखें, तो हम नोटिस करेंगे कि जो दुनिया की जितनी भी शांति है, जितनी भी सुंदरता है, वो बस उसी में समा गई है। लेकिन जो मनुष्य है वो अपने विकास के लिए जो प्रकृति है, जो सुंदर शांति की ओर हमें बढ़ा सकती है, हम उसको नष्ट करते जा रहे हैं। अब ये सोच कर ही जो हमारे शरीर में जो सिहरन होती है, आप सोचिए कि इतनी सुंदर जो हमारे भगवान ने हमें नेचर दिया है, प्रकृति दृश्य दिया है, इतनी सुंदर जीवन दिया है हमें, लेकिन हम अपने विकास के लिए हम उसको धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इसको सोच के हम कैसा लगेगा कि हम खुद का जो हमारा अभी की ज़िंदगी है हम उसको तो ख़राब कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो हम इस प्राकृतिक दृश्य को छोड़ ही नहीं रहे हैं, हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि परंतु आज स्थिति दूसरी बन गई है। हमें प्रकृति का इतना दोहन कर लिया है कि इसने अपना मैत्री भाव छोड़ दिया है, विकराल को धारण कर लिया है। अब देखेंगे कि हमने जो प्रकृति है उसको हमने इतनी हानि पहुंचाई है, उसको इतना हमने दोहन कर लिया हमने प्रकृति का। अब देखेंगे अब जो चेंजेस आप देख रहे हैं, हम पर्यावरण चेंज देख लोगे आप, जो आपका जो गर्मी की मात्रा अधिक बढ़ रही है, अगर गर्मी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, अगर ठंड पड़ रही है तो जो पुराने जो जितने भी डाटा थी वो क्रॉस करते जा रहे हैं। तो जो प्रकृति है हमने उसका इतना दोहन कर लिया है कि अब वो हमारे विनाश पर उतारू हो चुकी है। अब बढ़ते प्रकृति दोहन से जलीय, थलीय व वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है कि जो परंतु भूमि प्रदूषण की अधिकता देखते ही बनती है। औद्योगिक कचरे के फैलाव के कारण अब अनेक समस्याओं व बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। आप देखेंगे जो हमारा भूमि प्रदूषण, आप देखेंगे जगह जगह गंदगी, कूड़ा कचरा और जितनी भी अस्वच्छता है वो हमारे आसपास जो भूमि क्षेत्र है वहाँ पर होता है, जिस वजह से जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वहाँ अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे जीवाणु कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो सबसे ज़्यादा विनाश का कार्य है जो हमारा भूमि प्रदूषण है वो बनता जा रहा है। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे जो वनों के कटाव से भूमि के कटाव की समस्या और रेगिस्तान के प्रसार की समस्या सामने आ गई है। अब हम वनों की कटाई करते जा रहे हैं, हम भूमि की कटाई करते जा रहे हैं, तो जो धीरे धीरे रेगिस्तान का प्रसार है, मतलब जो जैसे आप देखेंगे रेगिस्तान सूखा क्षेत्र है तो धीरे धीरे उसका प्रसार हो रहा है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग में मिट्टी संबंधित प्रदूषण को बढ़ाया है। अब देखिए जो हमारी मिट्टी है, जो जहाँ से हम बने हैं, अब वही धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है। इसकी उर्वरता पर प्रभाव पड़ रहा है। अब देखेंगे कि हम फसल उगाने के लिए पहले जो फसलें उगती थी वो सिर्फ हम खाद वगैरह डालते थे तो अब इतनी अच्छी फसल होती थी, बट अब कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण जो फसल है और जो मिट्टी है वो दोनों ही दूषित होती जा रही है। नेक्स्ट में है कि आज पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण नित्य नई बीमारियां, देखिए बहुत सारी जो बीमारियां, हम पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हम पर ही पड़ेगा। जो पर्यावरण है हमसे ही तो बना है, अब हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं तो वैसी बात है हमारे साथ भी वैसे ही होगा। जो पर्यावरण है उसके कारण जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो रही है, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसके कारण। इसी तरह जो है आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली और अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन थे लॉजिकल क्वेश्चन थे, आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। आप हल्का से समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से जो आपका एग्जाम है उसको कर पाएंगे। और आई होप आपको जो ये वीडियो है वो यूजफुल रही होगी। और अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।